हेलो दोस्तों, स्टडी विद सना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम यूपी टेट के लिए हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में कौन कौन सा आता है, इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले है अपठित अनुच्छेद पूछे जाते हैं, संज्ञा और संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं, विशेषण और विशेषण के भेद पूछे जाते हैं, और इसमें क्रिया और क्रिया के भेद पूछे जाते हैं। हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे एक एक करके। सभी वीडियोज़ में पूरी कंप्लीट हिंदी आपको कराएंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी यूपी टेट के हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इसमें वाच्य और कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य ये सभी पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी की भाषा, समस्त ध्वनियाँ और संयुक्ताक्षरों युक्त संयुक्त व्यंजनों और अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर, ये सब पूछे जाते हैं। इसमें वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी और समानार्थी ये शब्द भी पूछे जाते हैं। अव्यय के भेद पूछे जाते हैं, अनुस्वार पूछे जाते हैं और अनुनासिक का प्रयोग ये भी पूछा जाता है, और रा के विभिन्न रूप पूछे जाते हैं। ये सब हम क्लास में पढ़ेंगे। वाक्य का निर्माण, जैसे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ये सब पूछे जाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, पहचान, वचन, लिंग, काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, संयुक्त, युग्म, ये सब पूछे जाते हैं। और समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्रियाएं जो सकर्मक, अकर्मक, जैसे जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती हैं, जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक, यानी कि जो भी हमारी बॉडी से रिलेटेड होती हैं, जैसे खाना पीना, ये सोना, ये सब अकर्मक होती हैं। संधि के भेद, व्यंजन, स्वर और विसर्ग, ये सब पूछे जाते हैं। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सब पूछे जाते हैं। और सेकंड लेवल में भी जो यूपी टेट के जो जूनियर के लिए बच्चे हैं, उनका भी हम सिलेबस इसमें पढ़ाएंगे। तो उनके लिए उनका ये सिलेबस है, अपठित अनुच्छेद हैं, हिंदी वर्णमाला, लगभग मिलता हुआ ही दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। स्वर है, व्यंजन है, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जैसे शा है, सा है और शा में क्या अंतर है, ये इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे बा, घा, ढा, डा, छा, छा, अड़ा, अणा तथा ना की सभी ध्वनियों को पढ़ेंगे हम। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों के वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, ये सब पढ़ेंगे हम। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग, बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों और अल्प विराम, दीर्घ, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, जैसे जिसमें बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है, चिन्हों का प्रयोग, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें विलोम, समानार्थी शब्द, तुकारांत, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियाँ वाले शब्द जो होते हैं, जैसे समश्रुति, भिन्नार्थक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान, उसमें अंतर, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ध्वनि
जो संधि है, संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर भी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। वाच्य, समास, अलंकार के भेद, कवियाँ और उनकी रचनाएं, ये सब हम पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी को भी हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें व्याकरण और साहित्य, जिसमें व्याकरण से हमारे 70 से 80% क्वेश्चन तो हमारे व्याकरण से ही आ जाते हैं, और 10 से 20% क्वेश्चन हमारे साहित्य से आते हैं। तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं आखिर व्याकरण कैसे बना है। व्याकरण बना है वि धन आधन धन करण से बना है। और साहित्य कैसे बना है? साधन हित धन या से बना है। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं। तो आपको बताना है व्याकरण में वी और आ 2 उपसर्ग हैं। लेकिन आपसे अगर पूछे क्वेश्चन कि व्याकरण में दूसरा उपसर्ग कौन सा है, तो आपको बताना है कि व्याकरण में जो आ है हमारा, ये हमारा दूसरा उपसर्ग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के जनक पाणिनि को कहा जाता है। वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। आपको याद रखना है कि वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को। और हिंदी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इन सबको अच्छे से याद रखना आप लोगों को। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। वर्णमाला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने इस वर्णमाला में सारे क्वेश्चंस को कवर किया है जो भी वर्णमाला से बन सकते हैं। इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण समूह को पूछे तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को पूछे तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसको वर्णमाला कहते हैं। आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल क्लास में ही सभी चीज़ों को याद कर लेना है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इससे आगे वर्णमाला से कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबको अच्छे से याद रखना है। अब हम ध्वनि और वर्ण में अंतर देख लेते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ध्वनि को याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ध्वनि और वर्ण में हम अंतर देखते हैं। अब भाषा की आदृश्य इकाई क्या होती है? ध्वनि। जब हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि को हम देख सकते हैं? नहीं ना, तो इसलिए ध्वनि को आदृश्य इकाई कहा गया है। आदृश्य ध्वनि क्या होती है? आदृश्य होती है। भाषा की दृश्य इकाई क्या होती है? वर्ण। अब जैसे ये वर्ण लिखे हुए हैं, हम लिखते हैं का, खा, हम इन सब को लिख रहे हैं, तो ये वर्णित हुए हमारे, तो हम इनको देख सकते हैं। लिख रहे हैं तो ये हमारी दृश्य इकाई हुई, और जो हम बोल रहे हैं ये हमारी अदृश्य इकाई हुई। तो इसलिए ध्वनि को आदृश्य इकाई कहा गया है। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम दूसरा जो हमारा अंतर है इसको देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो ध्वनि हमारी क्या है? भाषा की
सबसे छोटी मौखिक इकाई है, क्योंकि हम इसको बोलकर ही प्रदर्शित कर सकते हैं ध्वनि को, तो यह क्या है, मौखिक इकाई है। हमारी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है मौखिक, मौखिक इकाई है ये ध्वनि हमारी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। हम इसको लिख रहे हैं तो ये वर्ण ही तो लिखा हमने, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है वर्ण, तो हम इसको लिख सकते हैं, वर्ण को लिख सकते हैं, ध्वनि को सिर्फ बोल सकते हैं, तो ये मौखिक इकाई हो गई, यह अदृश्य इकाई हो गई हमारी। भाषा की अप्रमाणिक इकाई है, ध्वनि हमारी क्या है, भाषा की अप्रमाणिक इकाई है, और वर्ण भाषा की प्रमाणिक इकाई है। वर्ण शब्द का उल्लेख अभी देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। ये रहा हमारा वर्ण। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। भाषा की लिखित इकाई कहते हैं वर्ण को। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी देखो हम दिखा देते हैं आपको। हमने ऊपर पढ़ा था यह वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, और यह लिखित इकाई भी है सबसे छोटी, और यह भाषा की लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है वर्ण, और भाषा की लिखित इकाई भी है वर्ण। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण किसे कहते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण उसको कहते हैं जिसका खंडन नहीं हो सकता। वर्ण वर्ण लिपि चिन्ह के लिखने के तरीके को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम, लिपि चिन्ह के लिखने के जो तरीका होता है, लिखने का जो हमारा तरीका है उसको कहते हैं। वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 45। ये हम आगे देखेंगे आखिर ये 45 कैसे कैसे है। तो वर्णों के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 45 है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, 46। ये हम आगे देखेंगे। हमने सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है कि किस किसने क्या क्या कहा और किस किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ण लेखन के अनुसार कितने हैं, या मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, या लिपि चिन्हों की संख्या कितनी है, आपको आंसर 52 ही देना है। आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछे वर्ण लेखन के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, आपको आंसर देना है 52। आपसे पूछे मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 52। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिपि चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 52। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम स्टडी विद सना को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।